घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जैसलमेर जिले से। जैसलमेर जिले में ही एक गांव पड़ता है जिसका नाम मोहनगढ़ गांव होता है और इसी मोहनगढ़ गांव में रहने वाला पुष्पिंदर सिंह के पास अपनी 12 एकड़ जमीन होती है। काफी धनी और अमीर व्यक्ति होता है। गांव के सभी लोग इसकी काफी इज्जत किया करते थे, लेकिन 3 साल पहले पुष्पिंदर सिंह की पत्नी की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से इसके व्यवहार में काफी कमी आ जाती है। पुष्पिंदर सिंह एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो दूसरों की महिलाओं को गंदी नजर से देखना शुरू कर देता है। दिन गुजरते चले जाते हैं और अब 1 साल पहले ही पुष्पिंदर ने अपने इकलौते बेटे अंकुर की शादी एक महिला प्रिया के साथ करवा दी थी। प्रिया जो कि देखने में काफी खूबसूरत महिला होती है और अपने घर के अंदर ही अकेली ही रहा करती थी, क्योंकि पुष्पिंदर और पुष्पिंदर का बेटा अंकुर दोनों मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर खेती बाड़ी किया करते थे। खेती बाड़ी से अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया करते थे और इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं। एक दिन पुष्पिंदर अपनी बैठक में अकेला बैठा हुआ था, तभी उसके पास एक महिला आती है। उस महिला का नाम कमला होता है। कमला जो कि एक विधवा औरत होती है, देखने में काफी खूबसूरत महिला होती है। कमला अब इस पुष्पिंदर को कहने लगती है कि साहब मुझे 5,000 रुपए कर्ज पर दे दो, क्योंकि मैंने पिछले कई सालों से अपने बिजली का बिल नहीं भरा है। मुझे घर की बिजली का बिल भरना है, नहीं तो हमारा जो मीटर है वो काट दिया जाएगा। अब जैसे ये बातें कमला पुष्पिंदर सिंह को कहती है तो पुष्पिंदर सिंह इस महिला की तरफ लगातार देखता रहता है। पुष्पिंदर कमला को कहता है कि कमला मैं तुम्हें पैसे तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा कोई सामान गिरवी रखना चाहता हूँ। अब कमला उसको कहती है कि मैं एक गरीब महिला हूँ, विधवा औरत हूँ, मैं अपने पास यानी कि मेरे पास कोई भी गहने या जेवर नहीं है जो मैं आपके पास गिरवी रख सकती थी। इस तरह से पुष्पिंदर अब उसकी तरफ देखता हुआ कहने लग जाता है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छी चीज भी है। इस तरह से ये महिला कमला वहीं पर समझ जाती है कि इस जमींदार की नीयत में कमी आ चुकी है, लेकिन फिर भी कमला हंसते मुस्कुराते हुए इस जमींदार को कहने लगती है कि कोई बात नहीं साहब, मैं आपकी सेवा में बिल्कुल हाजिर हूँ। अब जैसी ये बात पुष्पिंदर सुनता है तो बेहद खुश हो जाता है, तुरंत अपने घर में जाता है, वहां से 5,000 रुपए लेकर इस कमला के पास आ जाता है। कमला को 5,000 रुपए दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आज रात मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा, और इस तरह से कमला भी इसका स्वागत कर देती है। कमला जैसे 5,000 रुपयों को लेकर अपने घर पर चली जाती है तो आज के समय में जमींदार बेहद खुश हो जाता है। पुष्पिंदर सिंह सोचने लगता है कि उसकी जिंदगी अब संवरने वाली है, और इस तरह से देखते ही देखते शाम हो जाती है, शाम से रात भी हो जाती है। करीब रात के 10 बजे के आसपास खाना खाने के बाद पुष्पिंदर अपनी इस बैठक से बाहर निकलता है और देखते ही देखते कमला के घर पर आ जाता है। कमला के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। कमला हंसते मुस्कुराते हुए अपने घर का दरवाजा खोल देती है। अब कमला देवी इस पुष्पिंदर जमींदार को लेकर सीधे ही अपने बेडरूम में चली जाती है। बेडरूम में जाने के बाद दोनों ही अपनी ही मर्जी से गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं, और जैसी दोनों की संतुष्टि हो जाती है तो फिर ये जमींदार इसको 5,000 रुपए और देता है। ये सब रुपए पैसे देने के बाद रात के करीब 1 बजे के आसपास इस घर से निकलता है और अपनी बैठक के अंदर आकर लेट जाता है। इस तरह से अब हर तीसरे चौथे दिन पुष्पिंदर सिंह जमींदार को इस महिला कमला की गंदी लत पड़ जाती है। पुष्पिंदर हर तीसरी चौथी रात इसके घर पर जाता था, इसके साथ समय बिताता था, समय बिताकर अपनी बैठक में आकर लेट जाता था। इस तरह से दिन गुजरते चले जाते हैं। आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 25 मई 2025 की रात के करीब 10 बजे के आसपास का समय होता है। पुष्पिंदर सिंह का बेटा अंकुर अपने खेत में गया हुआ था और अब पुष्पिंदर सिंह अपनी बैठक से फिर से बाहर निकलता है और कमला के घर की तरफ चल पड़ता है। जैसे कमला के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है, कमला के घर का दरवाजा खटखटाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ से इसका बेटा अंकुर भी अपने खेत से अपने घर पर लौट रहा होता है और अंकुर की नजर आज अपने पिता पुष्पिंदर सिंह पर पड़ जाती है, लेकिन पुष्पिंदर का ध्यान किसी दूसरी तरफ होता है। पुष्पिंदर अब इस कमला के घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और इसका बेटा अंकुर इसको देख लेता है, लेकिन अंकुर अपने पिता को कुछ भी नहीं कहता है। अंकुर वहां पर सोचने लग जाता है कि अगर मैंने अपने पिता को यहाँ पर टोक दिया तो यहाँ पर बवाल खड़ा हो सकता है, झगड़ा भी बढ़ सकता है और फिर लोगों में ये बात फूट जाएगी और हमारी काफी बदनामी हो जाएगी। ये सारी बातें सोचकर अंकुर अपने घर पर आता है। अपनी पत्नी प्रिया को कहने लगता है कि तुम्हारा जो ससुर है वो अब गलत रास्ते पर चल चुका है। वह विधवा औरत कमला के घर पर
जाते हुए मैंने देखा है। लेकिन प्रिया अब अंकुर को कहने लगती है कि जो मेरा ससुर है वो मुझ पर भी गंदी नजर रखता है। जब तुम खेत में चले जाते हो तो वह मेरी तरफ ऐसी नजरों से देखता रहता है कि वो मुझको खा जाएगा। जैसे ये दोनों के बीच बातें हो रही होती हैं तो दूसरी तरफ जो जमींदार पुष्पिंदर सिंह होता है कमला के साथ उसी के कमरे के अंदर चला जाता है और फिर से गलत रिश्ते कायम करने लग जाता है। लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त गुजर जाता है और फिर जैसे ही पुष्पिंदर जमींदार का ये काम खत्म हो जाता है तो पुष्पिंदर रात के ही समय में अपने घर पर आ जाता है। लेकिन आज उसका बेटा अंकुर, उसको नींद नहीं आई थी। वह अपने पिता पुष्पिंदर सिंह के पास आता है, उसको कहता है कि पिताजी ये गलत काम करना छोड़ दो, तुम उस विधवा औरत के घर पर जाते हो, ये सबसे बड़ी और गलत बात है। तुम उस पर पैसा भी लुटा रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारी बदनामी भी हो सकती है। कल अगर गांव वालों को ये बात पता लग गई तो तुम्हारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। वहां पर जो पुष्पिंदर सिंह होता है अपने बेटे को कहने लगता है कि बेटे आज के बाद मैं कभी भी इस महिला के घर पर नहीं जाऊंगा। और इस तरह से मामला शांत पड़ जाता है। फिर से दिन गुजरने शुरू हो जाते हैं। आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 4 जून 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास पुष्पिंदर सिंह और उसका बेटा अंकुर दोनों ही खेत में चले जाते हैं। खेत में जाने के बाद अंकुर चारा काटना शुरू कर देता है। उसका पिता पुष्पिंदर सिंह उसके पास ही बैठ जाता है और इस तरह से कम 10 से 15 मिनट का वक्त गुजर जाता है। दूसरी तरफ से एक सांप आता है और सांप अंकुर के पांव पर काट लेता है। अब जैसे पांव पर उसके सांप काट लेता है तो अंकुर वहां पर उस सांप को देखकर काफी घबरा जाता है और जब उसको पता चलता है कि सांप ने उसके पांव पर काट लिया है तो फिर अपने पिता को कहने लगता है कि पिताजी मुझे तो किसी सांप ने काट लिया है, वो देखो सांप जा रहा है। और इस तरह से पुष्पिंदर भी वहां पर काफी घबरा जाता है। इसके बाद पुष्पिंदर गांव के ही किसी एक लड़के के पास फोन कॉल करता है, गाड़ी मंगवाता है। गाड़ी मंगवाने के बाद अपने बेटे अंकुर को लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है। अंकुर को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है लेकिन 4 घंटे के अंदर ही अंकुर अपना दम तोड़ देता है। जैसे अंकुर की मौत हो जाती है तो इसके बाद अंकुर का दाह संस्कार कर दिया जाता है। अब परिवार के अंदर केवल 2 ही सदस्य रह जाते हैं जिसमें पुष्पिंदर सिंह जमींदार और साथ में उसके बेटे की पत्नी प्रिया। लगभग करीब 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। इतना वक्त गुजर जाने के बाद आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 12 सितंबर 2025 का दिन आ जाता है। पुष्पिंदर सिंह अब सोचने लग जाता है कि उसके घर में एक कोहिनूर हीरा छिपा हुआ है और उस कोहिनूर हीरे का नाम प्रिया होती है। पुष्पिंदर अपने मन में इस बात को सोचने लग जाता है कि उसे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वह अपनी बहू प्रिया को अपने वश में कर लेता है तो फिर उसे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब ऐसे ऐसे ख्याल इस पुष्पिंदर सिंह के दिमाग में आने लग जाते हैं तो पुष्पिंदर का खुरापाती दिमाग चलना शुरू हो जाता है। रात के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। पुष्पिंदर सिंह अपने कमरे में जाता है, अपनी तिजोरी खोलता है, तिजोरी में से काफी गहने निकालता है, काफी रुपए पैसे भी निकाल लेता है और ये सब सामान निकालने के बाद वह अपनी बहू के कमरे में चला जाता है। प्रिया को कहा जाता है कि प्रिया मेरे पास बहुत अच्छे खासे पैसे हैं, गहने हैं, रुपए हैं, सब कुछ मेरे पास है और ये सारे रुपए गहने तुम्हारे हो सकते हैं अगर तुम चाहो तो। मेरे पास जितनी भी जमीन जायदाद है वो भी तुम्हारी हो सकती है। प्रिया अपने ससुर को जवाब देते हुए कहती है कि ससुर जी ये रुपया पैसा जमीन जायदाद ये सब आपकी है और मेरी भी है। लेकिन वहां पर पुष्पिंदर सिंह तो कुछ और चाहता था, वह किसी बड़े कांड को अंजाम देना चाहता था। अब पुष्पिंदर सोचता है कि अपनी इस बहू को वो आखिर कैसे मनाए। अब पुष्पिंदर साफ साफ शब्दों में अपनी बहू प्रिया को कहने लगता है कि प्रिया देखो ये तुम्हारा हो सकता है अगर तुम चाहो तो। साफ साफ शब्दों में अब ये पुष्पिंदर सिंह अपनी बहू प्रिया को कहने लगता है कि तुम मेरे साथ वक्त गुजारना शुरू कर दो। अब जैसे ये बातें कही जाती हैं तो वहां पर प्रिया को काफी गुस्सा आ जाता है। प्रिया देखते ही देखते इसके गाल पर एक तमाचा जड़ देती है और जैसे थप्पड़ मारा जाता है तो पुष्पिंदर जमींदार को काफी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में पागल होकर वह अब प्रिया को कहने लगता है कि तुम्हें आज से 1 भी रुपया पैसा नहीं मिलने वाला है, तुम गरीब ही पैदा हुई थी और गरीब ही मरोगी। इस तरह से जब ये बातें कही जाती हैं तो पुष्पिंदर सिंह अब कोई दूसरा रास्ता खोजना शुरू कर देता है। 2 दिन का वक्त गुजर जाने के बाद पुष्पिंदर शाम के करीब 6 बजे के आसपास अपने खेतों में शराब लेकर जाता है। 2 घंटे तक शराब पीता है। जब उसको गहरा नशा हो जाता है तो नशे की हालत में अपने घर पर आ जाता है। घर का दरवाजा खटखटाया जाता है और इसकी बहू प्रिया घर का दरवाजा खोल देती है। प्रिया देखती है कि आज उसका ससुर गहरे नशे में होता है।
प्रिया कहती है कि तुम अपनी बैठक के अंदर जाकर लेट जाओ, लेकिन पुष्पिंदर कहता है कि मेरा घर है, मैं इसके अंदर ही लेटूंगा। प्रिया वहां पर मजबूर हो जाती है, लाचार हो जाती है, क्योंकि रात के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। प्रिया कहीं जाने के काबिल नहीं होती है और इस तरह से पुष्पिंदर सिंह अब जाकर अपने घर के कमरे में लेट जाता है। देखते ही देखते रात के करीब 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। आज जो प्रिया होती है वो अपने कमरे में लेटी हुई होती है। दुर्भाग्यवश वह अपने कमरे का दरवाजा बंद करना भी भूल जाती है। 10:30 बजे के आसपास ही पुष्पिंदर सिंह अपने कमरे से बाहर निकलता है, अपनी बहू प्रिया के कमरे में जाता है। देखते देखते कमरे का दरवाजा बंद करता है। कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद प्रिया के साथ वह गलत काम करना शुरू कर देता है। प्रिया के मुंह पर हाथ रखता है और उसका मुंह को भी उस कपड़े से बांध देता है। यह सब काम करने के बाद पुष्पिंदर सिंह आज प्रिया के साथ उस गलत काम को अंजाम दे देता है जो उसको हरगिज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पुष्पिंदर सिंह की आत्मा जो होती है आज, उसका जो जमीर होता है वो बिल्कुल मर जाता है। और जैसे ही पुष्पिंदर इस काम को अंजाम दे देता है तो फिर इस कमरे से बाहर निकलता है, अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। आज प्रिया को सारी रात नींद नहीं आती है। प्रिया अब सोचने लगती है कि उसको ये घर छोड़ देना चाहिए। इस तरह से करीब 10 दिन का वक्त गुजर जाता है और इतना वक्त गुजरने के बाद प्रिया अब इस घर को छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। आखिरकार प्रिया इस घर को छोड़ देती है और अपने ससुर को कहती है कि मैं आज के बाद इस घर में वापस नहीं आऊंगी। लेकिन जैसे ही प्रिया घर को छोड़ देती है तो वह एक पड़ोसी के पास एक कमरा होता है। उस पड़ोसी का नाम रविंद्र होता है और रविंद्र अब उसको अपना कमरा किराए पर दे देता है और इस तरह से ये महिला उस रविंद्र पड़ोसी के एक कमरे में रहना शुरू कर देती है। रविंद्र एक ऐसा व्यक्ति होता है कि उसकी भी शादी नहीं हुई थी, लेकिन रविंद्र दिल का काला नहीं होता है। और इस तरीके से लगभग 15 से 20 दिनों का वक्त गुजर जाता है। इन 15-20 दिनों में ही ये प्रिया इस रविंद्र नाम के लड़के के काफी करीब आ जाती है। रविंद्र भी इस महिला प्रिया को काफी पसंद करने लग जाता है और इस तरह से देखते ही देखते दोनों में काफी गहरा लगाव भी हो जाता है, दोनों में प्यार भी हो जाता है। जैसे दोनों के बीच में प्यार हो जाता है तो ये बात छुपने वाली नहीं होती है। कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं और पड़ोसी फिर बातें बनाना शुरू कर देते हैं। पड़ोसी कहने लगते हैं कि पुष्पिंदर सिंह की जो बेटे की पत्नी है वो एक रविंद्र नाम के लड़के के साथ गलत काम करती है। अब जैसे ये बात फैल जाती है तो पुष्पिंदर सिंह अब सोचने लग जाता है कि उसके बेटे की जो पत्नी है किसी गैर मर्द के साथ गलत काम करती है। जब ऐसे ऐसे ख्याल पुष्पिंदर सिंह के मन में आने लग जाते हैं तो पुष्पिंदर अब इस प्रिया के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह से एक तारीख आ जाती है 17 अक्टूबर 2025। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास पुष्पिंदर जमींदार अपने खेत में जा रहा होता है। तभी उसको एक सपेरा मिल जाता है। उस सपेरे के पास कई सांप होते हैं और सपेरे को देखकर उसको सांप वाली बातें याद आने लगती है। अब पुष्पिंदर उस सपेरे मोहन से मिलता है। मोहन को पूछा जाता है कि तुम्हारे पास कोई जहरीले सांप है या नहीं है। मोहन सपेरा उसको कहता है कि मेरे पास बहुत जहरीले जहरीले सांप हैं। जैसे बातें कही जाती है तो पुष्पिंदर सिंह जमींदार मोहन सपेरे को कहने लगता है कि मुझे 2 जहरीले सांप चाहिए। अब मोहन सपेरा कहने लगता है कि इसके लिए तुम्हें 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर पुष्पिंदर जमींदार उसको कहता है कि मैं तुम्हें 5 नहीं बल्कि 10,000 रुपए दूंगा और अगर तुम मेरा और भी काम कर देते हो तो मैं 10,000 रुपए के अलावा तुम्हें 20,000 रुपए और दे सकता हूँ। मोहन सपेरा इसकी बात नहीं समझ पाता है। तभी पुष्पिंदर इस मोहन सपेरे को कहता है कि तुमने 2 आदमियों को खत्म करना है, एक मेरे बेटे की पत्नी है और एक उसका प्रेमी है। अब जैसे ये बात मोहन सपेरा सुनता है तो मोहन कहने लग जाता है कि इसके लिए तुम्हें पूरे 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। पुष्पिंदर सिंह मान जाता है। पुष्पिंदर सिंह कहता है कि सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा और इस तरह से दोनों की प्लानिंग बनकर तैयार हो जाती है। अब पुष्पिंदर सिंह उस रविंद्र का घर बताता है और साथ में अपने बेटे की पत्नी प्रिया का भी घर उस मोहन सपेरे को बता देता है। इस तरह से देखते ही देखते रात हो जाती है। रात के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। पुष्पिंदर जमींदार और मोहन सपेरा 2 जहरीले सांपों को लेकर रविंद्र के घर पर पहुंच जाते हैं। रविंद्र के घर पर पहुंचने के बाद अब एक घर की खिड़की भी होती है और उसकी खिड़की में ये मोहन सपेरा 2 जहरीले सांप छोड़ देता है, जिसकी वजह से दोनों सांप इस रविंद्र के घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और इस तरह से सांपों को छोड़ने के बाद मोहन सपेरा और पुष्पिंदर ये दोनों ही पुष्पिंदर के घर पर आ जाते हैं।
दूसरी तरफ जो रविंद्र होता है, आज वो प्रिया के साथ ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में लेटा हुआ था जिसके बारे में बात करना ही गलत होगा, क्योंकि प्रिया और रविंद्र दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और दोनों ही गलत रिश्ते कायम कर रहे होते हैं। इन दोनों के शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं होते हैं, और जैसे ही इस गलत काम को दोनों अंजाम दे रहे होते हैं, तो अंजाम देने के बाद ये दोनों ही बिना कपड़ों के इस बिस्तर पर लेट जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सांप छोड़े गए थे, वो दोनों सांप अब रविंद्र के घर के अंदर प्रवेश कर चुके होते हैं, और देखते ही देखते दोनों सांप अब इसके बिस्तर पर भी आ जाते हैं। और इस तरह से जब रविंद्र का हाथ एक सांप को लग जाता है, तो सांप रविंद्र को काट लेता है, और देखते ही देखते दूसरा सांप इस लड़की प्रिया के प्राइवेट पार्ट पर भी काट लेता है। जैसे प्राइवेट पार्ट पर सांप के द्वारा काटा जाता है, तो लड़की प्रिया वहां पर चौंक जाती है, डर जाती है, चिल्लाना शुरू कर देती है, शोर मचाना शुरू कर देती है। रविंद्र को होश होता है, रविंद्र कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल में ले जाता हूँ। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, तो 10 मिनट के अंदर ही यहाँ पर रविंद्र अपना दम तोड़ चुका होता है, और देखते ही देखते दूसरी तरफ प्रिया की भी हालत काफी खराब हो जाती है। और इस तरीके से 15 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद प्रिया की भी वहां पर मौत हो जाती है। पूरी रात गुजर जाती है। जैसे सुबह होती है, तो सुबह रविंद्र का एक पड़ोसी जिसका नाम दिनेश होता है, उसके रविंद्र के घर पर आता है। रविंद्र के घर पर आकर रविंद्र को आवाज लगाता है। रविंद्र के घर में कोई भी नहीं बोलता है। अब वो पड़ोसी उस घर के अंदर प्रवेश कर जाता है, कमरे में जाकर देखता है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह देखता है कि रविंद्र वहां पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, साथ में उसकी जो प्रेमिका होती है प्रिया, वो भी मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। दोनों के शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं होता है। इसके बाद वो पड़ोसी नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है। लगभग आधे घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद मौके पर पुलिस आती है। पुलिस दोनों के शवों को बरामद करती है, और उसके बाद दोनों का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। जैसे दोनों का पोस्टमार्टम करवाया जाता है, तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। डॉक्टर साहब पुलिस को बताते हैं कि दोनों की मौत सांप के काटने से हुई है। सांप काफी जहरीले थे, और जिसकी वजह से इन दोनों की मौत हो गई है। और इस तरीके से पुलिस भी अब इस बात को स्वीकार कर लेती है कि सांप ने प्रिया के प्राइवेट पार्ट पर काटा था और रविंद्र की गर्दन पर काटा था, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई है। लेकिन मामला कुछ और होता है। 2 दिन का वक्त गुजर जाने के बाद गांव का ही एक शराबी व्यक्ति जिसका नाम सूरज भान होता है, पुलिस स्टेशन में आ जाता है। पुलिस स्टेशन में आ जाने के बाद वह पुलिस दरोगा अरविंद चौधरी से मिलता है, और उसको कहने लग जाता है कि जिस दिन इन दोनों की मौत हुई थी, यानी जिस रात इन दोनों की मौत हुई थी, वहां पर जो पुष्पिंदर जमींदार और साथ में उसके एक व्यक्ति और होता है, ये दोनों ही उसकी यानी कि रविंद्र के घर की खिड़की के पास खड़े हुए थे। मैंने इन दोनों को रविंद्र के घर की खिड़की के पास खड़े हुए देखा था, और इन दोनों ने सांप निकाले थे और सांप को खिड़की के अंदर से छोड़ दिया था। अब पुलिस पहले तो इस सूरज भान की बातों पर विश्वास नहीं करती है, लेकिन फिर भी पुलिस सोचने लगती है कि अगर दोनों ने इस काम को अंजाम दिया तो एक बार बात करने में कोई हर्ज नहीं है। इस तरह से पुलिस अब पुष्पिंदर सिंह के घर पर पहुंच जाती है। पुष्पिंदर को गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। थोड़ी सी पूछताछ की जाती है, लेकिन वहां पर पुष्पिंदर सिंह अपनी बातों में उलझ जाता है, और जैसे पुष्पिंदर की पिटाई की जाती है, तो पुष्पिंदर अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पूरी शुरू से आखिर तक की कहानी सुनाई जाती है, और फिर मोहन सपेरे का भी नाम लिया जाता है। 2 दिन बाद मोहन सपेरे को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, और फिर इन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। दोनों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली गई है, और ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिरकार पुष्पिंदर जमींदार और उस मोहन सपेरे को क्या सजा सुनाने वाले हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सावधान करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।